हेलो एवरीवन। मनी एंड बैंकिंग जो है वो 6 मार्क्स का है। तो आज मनी एंड बैंकिंग में से मनी को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। होपफुली ये आज एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बट बैंकिंग काफी लंबी टॉपिक है, तो वो हो सकता है कि 3 to 4 वीडियो तक चला जाए। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट कि मनी। अगर हम मनी के बारे में बात करें तो मनी की ओरिजिन का कारण क्या था। मनी की ओरिजिन का जो कारण था ना, वो बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम क्या था? तो बार्टर सिस्टम क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जब भी किसी भी वस्तु को के बदले किसी वस्तु का, है ना, कि जैसे कि वीट के जगह राइस का, है ना, और गुड़ की जगह सॉल्ट का, या फिर कह लो कि वीट की जगह शूज का। हाँ, कोई भी गुड्स के लिए गुड्स का एक्सचेंज जब होता है तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। हाँ, और कोई भी इकोनॉमी में जहां कहीं भी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई भी इकोनॉमी जो है गुड्स और सर्विसेज के लेन देन से डायरेक्ट होती है तो ऐसे इकोनॉमी को हम कहते हैं बार्टर इकोनॉमी। बार्टर, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट अनदर नेम बार्टर इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? सीसी इकोनॉमी। सी मीन्स, यहाँ सी स्टैंड करता है कमोडिटी। ठीक, कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि एक गुड्स के लिए दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करना। ओके, तो अब ये बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम की जगह मनी का कैसे एस्टेब्लिशमेंट हो गया हमारे ट्रांजैक्शन में? उसका कारण क्या था कि इसके अपने कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे। उसके ड्रॉबैक क्या थे कि इसमें लैक ऑफ डबल कॉन्साइड नहीं था, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर ए जो है वो वीट को देना चाह रहा है और उसके बदले में वो राइस लेना चाह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि बी के पास उससे वीट लेने के बदले उसको राइस देने के लिए हो। अंडरस्टैंड? बी कह रहा है नहीं जी मेरे पास तो दाल है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि ए को अगर राइस चाहिए तो बी को वीट ही चाहिए, या वी को अगर राइस चाहिए तो ए के पास राइस हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये एक जो था ड्रॉबैक था। दूसरा कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे कि मान लो कि लेने गए हम शूज, हाँ, अब हमारे पास उस पर्सन को देने के लिए वीट है या राइस है या पल्सेस है, तो क्या ये जो ट्रांजैक्शन का है मोड कि वीट के बदले शूज ले लें या वीट के बदले कोई कंटेनर ले लें, तो क्या ये इक्वल जो है कॉमन मेजरमेंट में है? बिल्कुल नहीं है। तो एक ये ड्रॉबैक था। दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट ऑलवेज डिपिक्ट द फ्यूचर, है ना, कि आज आप हमें शूज दे दीजिए, कल मैं आपको इसके बदले कुछ दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? ये भी लैक ऑफ स्टैंडर्ड क्या था? डेफर्ड पेमेंट का। फिर क्या है? स्टोरेज वैल्यू। जो कोई भी गुड्स होती है मोस्ट ऑफ क्या है कि जो ड्यूरेबल नहीं है उनको हम लॉन्ग टर्म तक या किसी एक सर्टेन पीरियड के बाद स्टोर नहीं कर सकते, वो स्पॉइल हो जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा जो था लिमिटेशन था बार्टर सिस्टम का। अब बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन की वजह से क्या हुआ? मनी की ओरिजिन हुई। मनी क्या है? एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि इस लिमिटेशन को रिप्लेस किया। मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट जहां की नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और फिर क्या हुआ? मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू का एक सही मेजर
फिक्स प्राइस होना, ठीक है। देन द क्या है कि स्टोर वैल्यू, मनी ऐसी चीज है जिसको कि हम स्टोर कर सकते हैं जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक बहुत बड़ा चेंज ना हो, है ना, और ऐसा बहुत ही रेयर चेंज होता है। ओके, तो ये क्या है कि जो लिमिटेशन हुई बार्टर सिस्टम की, वही हमारे मनी की ओरिजिन का कॉज हुआ। और मोस्ट ऑफ मीनिंग में देखें तो उसके सारी लिमिटेशन ही जब हम ऑकरेंस कर दिए अपने डे टू डे लाइफ में, ट्रांजैक्शन में, तो वो क्या हो गई प्रैक्टिकल फॉर्म में मनी, ठीक है। अगर हम मनी को फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन में हमारा क्या आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द मेजर ऑफ वैल्यू। ये क्या हो गई मनी की प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। अब क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि आज आप हमको कोई सामान या सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए, मैं इसके बदले में इसके लिए जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है वो एक सर्टेन नियर फ्यूचर में आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन फॉर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ये हो गया सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं हम लोग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन वो के एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने पास होल्ड करता है, देन उसके ऊपर ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज करता है ना। तो ये क्या है कि मनी सप्लाई। ओके, अब इसके यहाँ अगर हम फीचर को देखें तो इसका फीचर क्या है कि मनी को होल्ड करना एट अ पर्टिकुलर टाइम। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, है ना, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इन सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं, अपना प्रिपरेशन करो बच्चों और बिल्कुल भी नहीं घबराओ, सब हो जाएगा, ठीक। फिर अगर हम कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई दो तरीके से, करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। करेंसी विद पब्लिक में क्या है कि करेंसी मनी जो है पब्लिक के हाथ में होती है और उस पे बेसिस पे ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज होती हैं। और फिर है हमारा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, इसको हम बैंक मनी कहते हैं और इसमें पब्लिक का रोल नहीं होता है ना। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड, क्या है कि नेट बेसिस पे ही लेते हैं और नॉट फॉर अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के लिए नहीं होता है। दे डोंट बिलोंग्स टू द पब्लिक, ये पब्लिक को बिलोंग नहीं करता है नेट डिमांड डिपॉजिट। और टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड डिमांड डिपॉजिट, जो टर्म डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट वो क्या है डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है। तो डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट्स प्लस द करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ओके बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, वैसे तो तुम लोग साथ साथ लिखते चला करो। ये बहुत ही मतलब ऐसा पॉइंट है जिसको कि केवल और केवल तुम लोग याद करके कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे होना चाहिए, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं ढूंढो। इसके लिए एक नियम बनाए गए हैं, बस उन्हीं नियम को अपने माइंड में सेट कर लो और डिलीट मत होने दो, ठीक है। तो अगर हम आए तो पहला जो होता है वो होता है क्या, मेजर का पहला क्राइटेरिया M1, दूसरा M2, M3, M4, ये एक ऐसा मेजरमेंट का नाम दे दिया गया। M1 में क्या होता है, करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक, ठीक है, जो कि पब्लिक हेल्ड करता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए। देन क्या हुआ, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। RBI में जो अदर डिपॉजिट होते हैं, कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन हो, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ट्रांजैक्शन हो, कुछ जो पब्लिक इंस्टीट्यूट होते हैं उनके ट्रांजैक्शंस हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी M1 में एग्जिस्ट करती हैं। M2 क्या है कि इसमें चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है M1 में।
M2 क्या है कि सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, है ना। तो M1 के साथ ये ऐड हो गया, लेकिन ये M2 जो है ये M1 से कम लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें चेक की फैसिलिटी हमें नहीं अवेलेबल होती है। M3 क्या है? M1 में हमने क्या किया कि नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक को ऐड कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा कि जो हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है ना टाइम, ठीक है, हमारा जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो M1 के साथ ऐड हो गया। इसमें भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है। देन M4 में क्या है, M3 का पूरा पॉइंट को किस में ऐड कर दिया, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक डिपॉजिट है उसके साथ M3 के कंपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा M4 आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो होपफुली तुम लोग को आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज ये टॉपिक पूरा हो गया है। MCQ के लिए कोशिश करो कि जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी मैं वो भी और अपने नोट्स भी बनाओ। जब अपने नोट्स अपने हाथ से बना के लिखोगे तब वहां पे तुम लोग को बहुत जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, नाउ टेक केयर एंड गुड लक।